दिख रहा हूँ भाई, आवाज़ आ रही हो तो थम्स अप दो। ठीक है, 5 मिनट में डिसीजन है और देखते हैं क्या मूव आता है। कितने लोग हैं भाई? चलो और लोगों को आ जाने दो, एक पोल किया जाए तब तक। क्या बोलते हो भाई? एक पोल करते हैं कि सबका क्या व्यू है। नंगे बियर्स लेकिन पूरे साफ हो गए है ना, बाकी बच्चे कुछ लग रहा है हो जाएंगे सारे। जितनी जितने ज़्यादा बियर्स रोना रोना शुरू कर दें, समझो मंजिल करीब है। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल देखो ज़रा मार्केट में क्या चल रहा है, या फिर ग्रीड देखो है ना, जिन्होंने बाय किया है। क्या लगता है भाई मार्केट ऊपर जाएगा? मुझे क्या लगता है मैं बता देता हूँ। कॉफ़ी नहीं है भाई, दूध पीता हूँ रात में। बचपन की आदत। देखो रेट हाइक नहीं होगा जहाँ तक कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, और मार्केट्स साइडवेज रहे इसके चांस कम है, क्योंकि कंसेंसस साइडवेज का है। तो दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, या तो बहुत ऊपर जाके फिर नीचे आए आज या कल में ही, और या फिर स्ट्रेट अवे नीचे आए। ठीक है, क्योंकि पिछले 2 महीनों से हम गोइंग इनटू एफएमसी 2 महीने से बुलिश है। ठीक है, ये पहले भी हुआ है और यहीं साइकिल रिवर्स होती है। ठीक है, दिक्कत ये है कि मैं क्रैश की बात करूं या टॉप बनने वाला है तो लोग वीकली पुट ले लें, नंगे पुट ले लें, फिर बोले हाँ तो वाइस कहाँ कहाँ है क्रैश, कहाँ है। ऐसा हो जाता है। तो आपने देखा पोल्स वगैरह कुछ पब्लिक शेयर किए तो 3% लोग नेकेड ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। तो इनफैक्ट ज़्यादातर मेंबर्स आई बिलीव यही चाहते हैं कल बड़ी रैली आए। कॉल्स वॉल्स में तो बुक कर ही लें, पुट का देखेंगे है ना, पुट पड़े रहने देंगे। चलो स्क्रीन भी शेयर करता हूँ, टिकर लगा देता हूँ, अब देखते हैं क्या मूव आता है और पोल भी किया जाए। देखो असली खेल जैसे मैं बोलता हूँ पावेल की स्पीच के बाद शुरू होगा ना। बहुत लोग, क्योंकि ये तो डिसीजन एक्सपेक्टेड है, तो अगले आधा घंटे के बाद मूव शुरू होगा ना, 12 बजे के बाद से। अभी भी कुछ ना कुछ स्पाइक तो आ जाएगा, हो सकता है फेड सरप्राइज कर दे। किसने देखा? स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, S&P लगाते हैं ना, डाउ नस्डैक चलने दो, जो भी है। ठीक है, पोल करता हूँ एक। वेयर डू यू थिंक मार्केट से मतलब अपना निफ्टी विल मूव आफ्टर दी FOMC? अप अबव 19,000। ठीक है, बुलिश बियरिश ही रखते हैं यार। बुलिश बियरिश साइडवेज। बियरिश। चलो फटाक से वोट करो है ना, देखते हैं भाई पब्लिक ओपिनियन क्या है। फिर मैं डिटेल में बात करूंगा, अभी रेट का डिसीजन होने दो, रेट का जो भी है, हाइक का या पॉज का। उसके बाद डिटेल में 2 चार्ट दिखाऊंगा आपको है ना, और कितनी कंट्रास्टिंग सिमिलरिटीज़ हैं पुराने क्रैश के पैटर्न्स के पहले और अभी। ठीक है, टीम बता रही बहुत से लोग ऐसे हैं कि 17,000 पर तो बियरिश थे,
और 18,500 पे बुलिश हो गए, है ना। और ये पैटर्न रिपीट होता रहता है हर बार। अभी पिछले 2 साल से मार्केट क्या कर रहा है, 16,000 18,000 16,000 18,000 यही स्विंग दे रहा है। तो वही हो रहा है क्या, 16,000 पे बियरिश हो जाते हैं जो लोग, वही 18 बुलिश हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं ऐसे। और ये क्राउड जो है ये बदलता रहता है ना। आप मार्केट में देखो, आप बकरे आते हैं, साफ होते हैं, फिर नए आते हैं। बहुत बड़ी रेड बन रही है ना, क्या डिसीजन आया जरा देख लेते हैं। पॉवेल की स्पीच सुनना है ना भाई, जैसे मैंने सब पहले भी बोलता हूँ, इनकी स्पीच सुनना बहुत ज़रूरी है भैया, सबके लिए, ट्रेडर इन्वेस्टर जो भी हो। पॉज है ना, कोई हाइक नहीं है और इमीडिएट नेगेटिव रिएक्शन है मार्केट का। अभी बियरिश कोई सोच भी नहीं रहा है ना। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, बिग प्लेयर्स पेल दें जम के, है ना। और पिछले आप देखो, जब से स्टॉक मार्केट क्रैश सीरीज बनाना शुरू की 18,500 से, है ना, 18,500 18,600 के भाई, ये शॉपिंग का टाइम है थोड़े दूर के ऑप्शंस में। अपने पास वीकली मंथली भी है और दूर के तो भर भर के हैं। नोज डाइव, इसको 10 सेकंड पे लगा देता हूँ। 10 सेकंड थोड़ा सा ज़्यादा रियल टाइम बताएगा, है ना। आई थिंक फ्री वर्जन में होता भी नहीं है 10 सेकंड का, तो आपको कुछ अलग मिलेगा। देखते हैं रिकवर करता है या नीचे ही घुसता चला जाता है। कमेंट्स तो बहुत सारे हुए यार, पढ़ नहीं आ रहा। बुलिश लोग 48% हैं, बियरिश सिर्फ 25% है ना। साइडवेज रेंज बाउंड 27%। तो अपन ने कितने बार देखा है पोल में, जहाँ जनता होती है उसके उल्टा भाग लेता मार्केट। टीम किसके मजे ले रही है यार, अरे ये सब कचरा साफ करो यार, कहाँ लगे हो, काम काम के लोगों, बाकी सब उड़ा दो। बहुत दुखी आत्मा है इस मार्केट में, है ना। मतलब किसी ने अगर कॉल ले रखा है और उसका कॉल चल गया, तो वो सारे यूट्यूब पे सारे बाबा लोग को ढूंढेगा और जहाँ जहाँ सबको उंगली करेगा। उसका और कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो होता है ना, चल जाता है तुक्का। तो पुट में नंगे हो गए तो फिर वो सारे जो बियरिश बाबा हैं सबको ढूंढेगा, उनको उंगली करेगा, मैं नंगा हो गया, तूने बोला था आया नहीं। ये बहुत दुखी आत्मा है यहाँ। इसलिए अपन ने फीस ही साला ऐसी कर दी कि नंगे पंगे आ ही ना पाए। बहुत दुखी आत्मा है अभी मार्केट। मैं भी सीख रहा हूँ सोशल मीडिया के बारे में। मुझे लगता है सब लोग अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं सब, लेकिन ऐसा है नहीं। जहाँ पैसा है वहाँ समझो बहुत दुखी आत्मा है। नीचे ही घुस रहा है भैया ना। अपना SGX निफ्टी देख लेते हैं। सब नीचे आ रहे हैं ना। तो देखो, मीडिया में नैरेटिव बनाया जाता है। मैंने पहले भी आपको बोला था कि रेट पॉज, रेट हाइक जब हो रहे थे तब मीडिया में बोला जाता रेट हाइक हो रहे हैं, इसलिए मार्केट प्रेशर में है, इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए, रेट कट होना शुरू होंगे तो फिर से मार्केट भागेगा, है ना। और मैं तब से बोल रहा हूँ भाई, रेट कट या पॉज जो भी है, जब ये साइकिल रिवर्स होती है तभी मार्केट गिरता है ना। तो मीडिया में उल्टा बेचा जाता है।
ठीक है, तो रेट पॉज और रेट कट होना इज़ नॉट गुड। ठीक है, ये दिखा रहा है कि भाई इससे ज़्यादा इकोनॉमी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, बढ़ा दिया तो देखते जाओ आगे। एक दो दिन में कुछ एक्सपेक्ट मत करो, एक दो दिन, एक दो हफ्ते, बट मुझे लगता है यहाँ से 2-3 महीने दूर है क्रैश, ज़्यादा दूर नहीं। तब तक 2-3 महीने में बहुत सारे आएंगे, नंगे वंगे हो जाएंगे। हो सकता है मार्केट एक और बियर ट्रैप बनाए एक दो दिन में, फिर 19,000 भागे। ये तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन कम लोगों को ही रिवॉर्ड करेगा। 47% वोटर्स बोल रहे हैं बुलिश, साइडवेज 26, अब बियरिश थोड़े बढ़ने लगे हैं ना। S&P फ्यूचर्स देख के। भाई एक चीज़ की आप सबको क्या बोलते हैं, कद्र करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, मुझे छोड़ो, आप टीवी न्यूज़ चैनल देख लो, मीडिया देख लो, कहीं भी एक बढ़ते हुए मार्केट में एंकर या जो भी एनालिस्ट सब चिल्लाने लगते हैं और बाय 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 बढ़ते हुए मार्केट में, क्योंकि वो आसान काम होता है ना। एक रीसेंसी बायस आपके साथ होता है, गिरते हुए मार्केट में सब सेल 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 सेल। लेकिन भैया ट्रेडर का काम होता है कि रिवर्सल पकड़ना, क्योंकि बड़ा पैसा होता है रिवर्सल में। ठीक है, आपने 2020 में देखा रिवर्सल पकड़ा। ठीक है, जब सब बियरिश थे और लॉकडाउन लगे हुए थे तब बाय करता था मैं। अभी मैं वही रिवर्सल पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम लग रहा है इस बार थोड़ा, लेकिन स्विंग तो मिल ही रहे हैं ना यार, 2-2 हज़ार पॉइंट के, क्या बुरे हैं। और ऐसा तो है नहीं कि बुल रन में मज़ा नहीं ले रहा, मज़ा पूरा लिया जा रहा है। क्यों भाई, मेंबर लोग कोई हो तो कमेंट कर सकते हो, कौन कौन से कॉल रख से बनाया है और या रख के बैठे हो, क्या है। 3% थे ट्रेडर जो से, तो सबके पास कुछ ना कुछ कॉल्स तो होंगे कि 19,000 प्लस आ जाता तो बने रहते हैं मार्केट में। चलो भाई, अब मैं आपको दो चार्ट दिखाता हूँ, है ना। और ये चार्ट जो है आपके होश उड़ा देगा। पब्लिक लाइव कर रहा हूँ, है ना, तो भाई चाहता तो मैं मेंबर्स भी कर लेता, लेकिन सबके लिए कर रहा हूँ। तो लाइक माइक ठोकते रहो, है ना, लाइक ठोकते रहो जितने लोग भी हो। मैं फिर आपको नैस्डैक और S&P दोनों के चार्ट दिखाना चाहता हूँ ज़रा, और कुछ कंट्रास्टिंग सिमिलरिटी। ठीक है, बहुत लोगों की आंखें खुल जाएंगी, और जो नंगा कॉल पुट वाला है वो तो इधर उधर घूमता रहेगा। क्या घुस रहा है भाई, वाह। गैप क्लोज कर दिया इसने ये। एनीवेज, ये सब तो चलता रहेगा। S&P का या नैस्डैक से शुरू करते हैं ना।
ठीक है, नैस्डैक का डेली है, इसको वीकली कर लेते हैं ना, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। ठीक है भाई, ये ऑल टाइम हाई लगा था नैस्डैक का 16,000 के ऊपर। ठीक है, और इसने जितना भी फॉल था उसका लगभग आधा रिकवर कर लिया है। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो 0.5 के आसपास ही होगा। उससे थोड़ा ज़्यादा ही। ठीक है, परफेक्ट है, तो ये 0.5 से थोड़ा ऊपर आ गया है ना, इतनी इसने रिकवरी कर ली है, आधे से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, इसको ज़रा हटाते हैं और ठीक है, पावेल की स्पीच ज़रूर सुनना है ना, क्योंकि आगे वो रेट कट की बात करने वाला है, या वैसे तो मुझे लग रहा है डेटा के बेसिस पे ये वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बिग प्लेयर्स ने डिसाइड किया सेल करना तो करना। मैक्रोस पे डिटेल में बात करेंगे, पहले ज़रा अपन चार्ट पे बात कर लें। लेकिन पावेल की स्पीच सुन ही लेना है ना, नींद वींद आ रही हो तो कॉफ़ी ले लो, कि भैया ट्रेडर हो तो ये सेंट्रल बैंक्स की कमेंट्री कभी मिस नहीं करनी चाहिए, अगर सिंसियर हो ट्रेडिंग में तो। लाइव स्ट्रीम में बड़ा स्लो हो जाता है यार ये, इसलिए मैं अपना ट्रेडिंग वाला अलग ही यूज़ करता हूँ। लाइव मार्केट में तो ये नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, आपको दिखाता हूँ सिमिलरिटी दो चार्ट्स में, तो इसको भी वीकली कर लेते हैं। ऐसा ही मैंने अदानी में पहले करके दिखाया था आपको। ठीक है, जो लोग फॉलो कर रहे हो वो जानते हो। ठीक है, वीकली कर लिया, अब इसमें पीछे जाना पड़ेगा काफ़ी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ भैया पीछे 2000 तक, ईयर 2000। इसके बाद एक और S&P का भी चार्ट दिखाऊंगा। रुक 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 रुक। हाँ, बस 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 बस, बस। ठीक है।
देखो भाई, ये दो चार्ट है ना, इनमें एकदम परफेक्ट टाइम स्केल में नहीं किया, बट देखो तो सिमिलरिटी दिखेगी आपको कि ये एक साइडवेज मूव था, है ना, ये हल्का बुलिश, फिर ये डिप आया बड़ा, और उसके बाद से जो भागा है नास्डैक, है ना, इस समय तो डॉट कॉम बबल था, ये 99 2000 का चार्ट है, तो ये जो लास्ट लेग था ये बहुत ही स्टीप था। ठीक है, इसी तरह का चार्ट देखो आप, कुछ कुछ जैसे ये एक फॉल आया था, अभी आया फॉल, ये जो कोविड के टाइम पे, और उसके बाद से रिकवरी, ऑल दो इतनी स्टीप नहीं, लेकिन पुराने हाइस से बहुत ज़्यादा ऊपर, है ना। उसके बाद एक करेक्शन आया यहाँ पे और दो टॉप लगे, है ना, और उसके बाद वन वे फॉल। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस फ़र्क ये है कि रैली उतनी बड़ी नहीं रही, है ना, तो इसके जो टॉप थे ये बहुत पास पास बन गए और जल्दी बन गए, है ना, और इसके जो टॉप हैं ये अभी बन रहे हैं, एक यहाँ बना और ये थोड़े टाइम के बाद अब बन रहा है ना। और यहाँ पर हमने देखा था 50% तक इसने अपने फॉल की रिकवरी कर ली थी बाउंस में, है ना, यहाँ पर 50% तक रिकवर किया था इसने। इसका और चेक कर लेते हैं 2000 में कितना परसेंट तक रिकवर कर गया था अपने हाइस से। एक मिनट, है ना, ये ऑलमोस्ट 0.5%, 0.5 के आसपास आया, टच किया हल्का सा और फिर बड़ा क्रैश आया, और अभी हम 0.5 के आसपास ही हैं। ठीक है, 0.5 के आसपास ही हैं, तो ये कुछ कुछ ऐसा है ना। और दूसरा तो ये नैस्डैक का हो गया, है ना। तो पैटर्न वैसे ही कुछ बन रहा है, बस ये कि उस समय थोड़ा सा डॉट कॉम बबल था और मार्केट थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल था, इस बार भी रहा है, लोज तो काफ़ी नीचे के बने, लेकिन स्लो स्टीप रिकवरी, उस समय मनी प्रिंटिंग ये सब नहीं था, अभी है ना, लेकिन पैटर्न कुछ कुछ वैसे ही हैं। और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। एक आपको या तो आप गूगल करो, मार्केट साइकोलॉजी, है ना, आपको एक फ़ोटो मिलेगा जो काफ़ी आपने कभी ना कभी देखा होगा, देखो दिखाता हूँ। ठीक है, ये फ़ोटो आपने कभी देखा होगा, ये मार्केट साइकोलॉजी का है। ठीक है, तो ये जनरल लोगों की साइकोलॉजी होती है, टेक ऑफ, फर्स्ट सेल ऑफ, मीडिया अटेंशन होता है, एंथुजियाज्म होता है, पब्लिक घुसती है। बफरिंग हो रहा है क्या? मुझे तो क्लियर दिख रहा है भाई, कनेक्टेड। क्लियर है, क्लियर है, किसी का नेट स्लो होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सब क्लियर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपने पहले ज़रूर कहीं ना कहीं देखा हो, देखते हैं। अभी क्लियर है क्या भाई?
अभी क्लियर है तो थम्स अप दो यार। ठीक है भाई, चलो अभी क्लियर है। तो मैं बता रहा था आपको, ये चार्ट है ना, ये आपने कई बार देखा होगा, और ये जो पैटर्न है ना, ये हर 20 साल में रिपीट होता है। कोई भी स्टॉक मार्केट का चार्ट उठा के देख लो, आपको इस तरह का पैटर्न दिख जाएगा, है ना। ये आप सिंपल गूगल करो कि मार्केट साइकोलॉजी, ऐसा कुछ आपको टॉप पे ही दिख जाएगा ये, है ना। तो हर 20 साल में होता है। तो ये ब्लो ऑफ फेज़ है ना, मेनिया फेज़। उसके बाद ये इधर बुल ट्रैप होता है, और उसके बाद फियर, कैपिचुलेशन, और रिटर्न टू मीन, फिर डिस्पेयर। ठीक है, अब यही चार्ट आप देखो, आपको निफ्टी पर भी देख सकते हैं या फिर इस पर भी देख सकते हैं, S&P। ठीक है, थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, आपको डिक्टो यही दिखेगा। ये देखो, ठीक है, और 6 महीने पे करके देखते हैं। 3 महीने ही कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये चार्ट देखो, है ना। अभी कनेक्टेड है क्या भाई? थम्स अप दो। और चेक कर लेता हूँ सेटिंग्स यार। ये अभी अभी 2-3 दिन से होने लगा यार कुछ इशू, पहले तो सही था एकदम। इसमें सही दिख रहा है सब। कनेक्टेड ना, ओके ओके, चलो बढ़िया है। ठीक है भाई, आई होप यहाँ तक तो सुना होगा, ये पिक्चर देखी होगी, है ना, मार्केट साइकोलॉजी,
कि इस तरह से मार्केट ये साइकिल्स रिपीट करता ही करता रहता है ना, लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे ऑब्वियसली। ठीक है, और ये चार्ट किस तरह का होता है कि एक लंबा स्लो अप मूव रहता है, फिर एक सेल ऑफ आता है, फिर एक वन वे यूफोरिया, फिर एक डाउन, फिर एक बुल ट्रैप और फिर कैपिचुलेशन। ठीक है, इस तरह के आपको काफ़ी दिख जाएंगे ना। अभी तो अभी के मार्केट में तो रेलेवेंट है ही है ना, अभी के मार्केट में रेलेवेंट है ही, और पहले भी देख लेते हैं। रुक रुक, ठीक है, ये बोल सकते हैं, इस फेस को बोल सकते हैं यहाँ से 74 से जो चला था, है ना, ये एक, अब मूव इसको लॉग हटा दें अगर, तो लॉग रखते हैं। ठीक है, ये एक फेज़ रहा जिसमें स्लो मूव रहा, है ना, मार्केट का, और एक सेल ऑफ आया। ठीक है, ये एक मूव रहा, स्लो सेल ऑफ आया, और फिर वन वे यूफोरिया, है ना, यूफोरिया के बाद ये सेल ऑफ, ठीक है, बुल ट्रैप और क्रैश। ठीक है, परफेक्ट तो सारे नहीं होंगे, बट काफ़ी कुछ आपको उसी तरह के पैटर्न मिल जाएंगे। है ना, ये इसको 1 मंथ पे करके देखो, तब ज़्यादा समझ में आएगा। रुक 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 रुक, इसको बोल सकते हैं मे बी ये यहाँ से, है ना, 2003 से जो बुल रन शुरू हुआ था, ये स्लो स्लो चला, है ना, फिर ये बीच में एक दो सेल ऑफ आए छोटे मोटे, और ये आखिरी मूव जो था यूफोरिक। ठीक है, फिर ये टॉप बना, एक करेक्शन आया, ये बुल ट्रैप, है ना, और ये बहुत बड़ा बाउंस था 1200 से ऑलमोस्ट 1400 प्लस S&P पे, और क्रैश। ठीक है, जहाँ शुरू हुआ था बुल रन उसके भी नीचे चला गया था 2008। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ तो नैस्डैक्स ने लीड किया था, यहाँ तो शुरू से ही 90s के डेकेड में, है ना, तो ये एक स्लो रन, है ना, स्लो रन के बाद छोटा मोटा सेल ऑफ, उसके बाद यूफोरिक मूव, है ना, एक इधर भी सेल ऑफ था, उसके बाद पहला टॉप लगा के पहला डिप आया, फिर बाउंस और क्रैश। ठीक है, ऐसे देखते जाओ तो आपको हर 1980s में मिल जाएगा, 70s में मिल जाएगा, ये पैटर्न आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, ये मार्केट साइकोलॉजी है, कई दशकों से यही चल रहा है। ठीक है, ये यूफोरिक मूव, क्रैश, है ना। तो एनीवेज अपन अभी की बात कर लेते हैं अब। अरे यार, FOMC स्टार्ट हो गया, वो कोई FOMC सुन लेते हैं, फिर अपन बकर करते रहेंगे। इसको थोड़ा लाउड पे रख लूँगा ताकि आप लोग भी सुनते रहो। While the jobs to workers gap has declined, labor demand still substantially exceeds the supply of available workers. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on inflation. The median unemployment rate projection in the SEP rises to 4.1% at the end of this year and 4.5% at the end of next year. Inflation remains well above our longer-run 2% goal. Over the 12 months ending in April, total PCE prices rose 4.4%, excluding the volatile food and energy categories. Core PCE prices rose 4.7%.
In May, the 12-month change in the Consumer Price Index came in at 4%, and the change in the core CPI was 5.3%. Inflation has moderated somewhat since the middle of last year. Nonetheless, inflation pressures continue to run high, and the process of getting inflation back down to 2% has a long way to go. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 3.2% this year, 2.5% next year, and 2.1% in 2025. Core PCE inflation, which excludes volatile and food and energy prices, is projected to run higher than total inflation, and the median projection has been revised in the SEP up to 3.9% this year. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. As I noted earlier, since early last year, we've raised our policy rate by 5 percentage points. We have been seeing the effects of our policy tightening on demand in the most interest rate sensitive sectors of the economy, especially housing and investment. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. The economy is facing headwinds from tighter credit conditions for households and businesses, which are likely to weigh on economic activity, hiring, and inflation. The extent of these effects remains uncertain. In light of how far we've come in tightening policy, the uncertain lags with which monetary policy affects the economy, and potential headwinds from credit tightening, the committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5 to 5.25%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. As I noted earlier, nearly all committee participants expect that it will be appropriate to raise interest rates somewhat further by the end of the year. But at this meeting, considering how far and how fast we've moved, we judged it prudent to hold the target range steady to allow the committee to assess additional information and its implications for monetary policy. In determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time, the committee will take into account the cumulative tightening of monetary policy, the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation, and economic and financial developments. In our SEP, participants wrote down their individual assessments of an appropriate path for the federal funds rate based on what each participant judges to be the most likely scenario. Confidence that waiting will not be counterproductive at a time when the monthly pace of core inflation is still so elevated. Interest rate sensitive sectors like housing, while they felt the drag of the past Fed actions, have started to recover in some regions, and financial conditions, most recently were easing. So I guess I would go back to the beginning of this tightening cycle to address that. So as we started our rate hikes early last year, we said there were 3 issues that would need to be addressed kind of in sequence. And that of the speed of tightening, the level to which rates would need to go, and then the period of time over which we need to keep policy restrictive. So at the outset, going back 15 months, the key issue was how fast to move rates up, and we moved very quickly by historical standards. Then last December, after 4 consecutive 75 basis point hikes, we moderated to a pace of a 50 basis point hike, and then this year to 3 25 basis point hikes at sequential meetings. So it seemed to us to make obvious sense to moderate our rate hikes as we got closer to our destination. So the decision to consider not hiking at every meeting and ultimately to hold rates steady at this meeting, I would just say it's a continuation of that process. The main issue that we're focused on now is determining the extent of additional policy firming that may be appropriate to return inflation to 2% over time.
So the pace of the increases and the ultimate level of increases are separate variables. Given how far we have come, it may make sense for rates to move higher, but at a more moderate pace. I want to stress one more thing, and that is that the committee decision made today was only about this meeting. We didn't make any decision about going forward, including what would happen at the next meeting, including we did not decide or really discuss anything about going to an every other meeting kind of an approach or really any other approach. We really were focused on what to do at this meeting. So there was no kind of initial debate about the possibility of July, any sense of the initial support at this stage for that move? So again, we didn't make a decision about July. I mean, of course, it came up in the meeting from time to time, but really the focus was on what to do today. I would say about July, two things. One, decision hasn't been made. Two, I do expect that it will be a live meeting. Thanks, Howard Schneider with Reuters. I was just wondering if you could help us understand the narrative here, because it feels like there's been a level shift in the dots. Stronger GDP, less of a hit to unemployment, slower progress on inflation, and I'm wondering, in this sort of, where's the disinflation coming from? Sure. The labor market's going to be stronger. It looks like it's not coming from there. Demand is not coming down all that fast, according to GDP. You've doubled your estimate of GDP. So what's the narrative here? It seems like it's getting more immaculate rather than more messy. So you're right that the data came in, I would say, consistent with, but on the high side of expectations. So, and if you go back to the former SEP, the last SEP in March, you will see that growth moved up. These are not huge moves, but growth estimates moved up a bit. Unemployment estimates moved down a bit. Inflation estimates moved up a bit. And, all three of those kind of point in the same direction, which is, that perhaps more restraint will be necessary than we had thought at the last meeting. So, although the level, frankly, is pretty, the level of 5.6 is pretty consistent if you think about it, where the federal funds rate was trading before the bank incidents of early March. So we've kind of gone back to that. So your question is, where's the disinflation going to come from? And I don't think the story has really changed. The committee has consistently said and believed that the process of getting inflation down is going to be a gradual one. It's going to take some time. And I think you go back to the three-part framework for core PCE inflation, which is, we think, as good an indicator as you can have for where inflation is going forward. You start with goods. With goods, we need to see continued healing in supply side conditions. They're definitely improved a substantial amount, but if you talk to people in business, they will say it's not back to where it was. So that's one thing, and that should enable goods prices to continue, goods inflation to continue to come down over time. In terms of housing services inflation, that's another big piece, and you are seeing there that new rents, new leases are coming in at low levels, and it's really a matter of time as that goes through the pipeline. In fact, I think any forecast that people are making right now about inflation coming down this year will contain a big dose of this year and next year will contain a good amount of disinflation from that source, and that's, again, probably going to come slower than we would expect. That leaves the big sector, which is a little more than half, of the core PCE inflation. That's not housing services, and we see only the earliest signs of disinflation there. It's a very broad and diverse sector. I would say in a number of the parts of that sector, the largest cost would be wage costs. It's the service sector, so it's heavily labor intensive, and I think many analysts would say that the key to getting inflation down there is to have a continuing loosening in labor market conditions, which we have seen. We have actually seen, go through a number of indicators suggesting there's been some loosening in labor market conditions. We need to see that continue. I would almost say that the conditions that we need to see in place to get inflation down are coming into place, and that would be growth meaningfully below trend. It would be a labor market that's loosening. It would be goods pipelines getting healthier and healthier and that kind of thing. But the things are in place that we need to see, but the process of then actually working on inflation is going to take some time. Nick Timmer's The Wall Street Journal. Chair Powell, what's the value in pausing and signaling future hikes versus
just hiking now. I mean, not to be flippant, but I don't lose weight just by buying a gym membership. I have to actually go to the gym. 16 of your colleagues put down a higher year-end 23 rate today. The majority of you think you're going to have to go up by 50 basis points this year. So why not just rip off the Band-Aid and raise rates today? So first, I would say that the question of speed is a separate question from the question from that of level. Okay, so and I think if you look at the SEP, that is our estimate, our individual. It's really accumulation of our individual estimates of how far to go. I mentioned how we got to those numbers. In terms of speed, it's what I said at the beginning, which is speed was very important last year. As we get closer and closer to the destination, and according to the SEP, we're not so far away from the destination in most people's accounting. It's reasonable, it's common sense to go a little slower, just as it was reasonable to go from 75 basis points to 50 to 25 at every meeting. And so the committee thought overall that it was appropriate to moderate the pace, if only slightly. And there are benefits to that. So that gives us more information to make decisions. We may try to make better decisions. I think it allows the economy a little more time to adapt as we make our decisions going forward. And we'll get to see, we don't know the full extent of the consequences of the banking turmoil that we've seen. It would be early to see those, but we don't know what the extent is. We'll have some more time to see that unfolding. It's just the idea that we're trying to get this right. And this is, if you think of the two things as separate variables, then I think that the skip, I shouldn't call it a skip, the decision makes sense. I know you said July is live with only one June employment, with only the June employment and the CPI report for June due to be released before the July meeting. You get the ECI after, you get the senior loan officer survey after, you get some bank earnings at the end of next month. What incremental information will the committee be using to inform their judgment on whether this is in fact a skip or a longer pause? Well, I think you're adding that to the data that we've seen since the last meeting too. Since we chose to maintain rates at this meeting, it'll really be a 3-month period of data that we can look at. I think it's a full quarter, and I think you can draw more conclusions from that than you can from any 6-week period. We'll look at those things. We'll also look at the evolving risk picture. We'll look at what's happening in the financial sector. We'll look at all the data, the evolving outlook, and we'll make a decision. Gina. Thanks for taking our questions. Gina Smiley with New York Times. You obviously, in your forecast, marked up the sort of path for growth, marked down the path for unemployment, and marked up the path for inflation pretty notably. I wonder, since March, what has changed to make you think that the economy is a lot more resilient and inflation is going to be a lot more stubborn? And given that, why do you feel confident that this is as high as you're going to have to revise the federal funds rate, or do you think it's possible we could have even a higher than 5.6% terminal by the end of this cycle? I mean, on the first part, I just think we're following the data and also the outlook. The economy the labor market, I think, has surprised many, if not all, analysts over the last couple of years with its extraordinary resilience, really. It's just remarkable, and that's really, if you think about it, that's what's driving. It's job creation, it's wages moving up, it's supporting spending, which in turn is supporting hiring, and it's really the engine, it seems, that is driving the economy. And so it's really the data. In terms of we always write down at these meetings what we think the appropriate terminal rate will be at the end of this year. That's how we do it. It's based on our own individual assessments of what the most likely path of the economy is. It can actually in reality wind up being lower or higher. And there's really no way to know, but it's what people think as of today. And as the data come in, it can move around during the intermeeting period. It could wind up back in the same place, but it really will be data driven. I can't tell you that I ever have a lot of confidence that we can see where the federal funds rate will be that far in advance. Mr. Chairman, thanks for my question. You had said back at the end of May that you thought risks were getting closer to being into balance. Is that still the case, or has your mind changed about the balance of risks out there?
And also, could you give us an idea of what would be a sufficiently restrictive funds rate? Obviously the current rate, according to the committee, is not sufficiently restrictive. Is it 5, 6? Is it 6? Where is it sufficiently restrictive? Thank you. I would say again that I think that over time, the balance of risks, as we've moved from from interest rates at effectively 0 now to 5 percentage points with an SEP calling for additional hikes, I think we've moved much closer to our destination, which is that sufficiently restrictive rate. And I think that means, almost by definition, that the risks of sort of overdoing it and underdoing it are getting closer to being in balance. I still think, and my colleagues agree, that the risks to inflation are to the upside still. So we don't think we're there with inflation yet, because we're just looking at the data. And if you look at the full range of inflation data, particularly the core data, you just aren't seeing a lot of progress over the last year. Headline, of course, inflation has come down materially, but as you know, we look at core as a better indicator of where inflation overall is going. So I think what we'd like to see is credible evidence that inflation is topping out and then beginning to come down. That's what we want to see. Of course, that's what we want to see. And I think it's also, we understand that there are lags, but remember that it's more than a year since financial conditions began tightening. I think the reason we're comfortable pausing is that we are still, much of the tightening took place over last summer and later into the year, and I think it's reasonable to think that some of that may come into effect. So we're, I think stretching out into a more moderate pace is appropriate to allow you to make that judgment of sufficiency, more with more data over time. Hi, Chair Powell. Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. I wanted to ask further on the lag effects. When you're considering when you would hike again throughout the course of the year, are there things that you would expect to kick in as those lag effects come into effect that would inform your decisions? Have you learned things over the past year that give you some sense of timeline for when to expect those lags to come into effect? Yeah. So it's a challenging thing in economics. It's sort of standard thinking that monetary policy affects economic activity with long and variable lags. Of course, these days, financial conditions begin to tighten well in advance of actual rate hikes. So if you look back when we were lifting off, we started talking about lifting off. By the time we had lifted off, the 2-year, which is a pretty good estimate of where policy is going, had gone from 20 basis points to 200 basis points. So in that sense, tightening happens much sooner than it used to in a world where news was in newspapers and not on the wire. So that's different, but it's still the case that what you see is interest-sensitive spending is affected very, very quickly. So housing and durable goods and things like that. But broader demand and spending and on credit tightening since the bank incidents for March, and how you're teasing that out apart from these lag effects. So it's too early still to try to assess the full extent of what that might mean, and that's something we're going to be watching, of course. And if we were to see what we would labor market or wages, but as you move through 21 into 22 and now in 23. I think many analysts believe that it will be an important part of getting inflation down, especially in the non-housing services sector, getting wage inflation back to a level that is sustainable, that is consistent with 2% inflation. We actually have seen wages broadly move down, but just at a quite gradual pace. So, and that's a little bit of the finding of the Bernanke paper with Blanchard a few weeks ago, which is very consistent with what I would think. So Michael McKee at Bloomberg Radio and Television. You said in the past that you don't like to surprise markets. It's kind of been the Fed's view. Markets should have an idea of what you're going to do before you go in. You also said a number of times that it would take a while to bring inflation down. You reiterated that again today, and that we get to a point where inflation could be sticky. So I'm wondering, as we go into the next meetings, how Wall Street or others should look at your reaction function. What will you be reacting to
time or data? In other words, if nothing much changes, if we're looking at the same sort of labor market, the same sort of inflation levels in July or in September or November, will you move because you've said you feel you need to? Is it time that's going to require additional movement, or would it be a reversal in inflation? So I don't want to deal with hypotheticals about different ways data might move out. So we of course we don't go out of our way to surprise markets or the public. At the same time, our main focus has to be on getting the policy right, and that's what we're doing here, and that's what we'll do for the upcoming meetings. I will say the July meeting will be live, and we'll just have to see. I think you'll see the data, you'll hear Fed people talking about it, and markets will have to make a judgment. Well, do you think inflation is likely to continue coming down based on the lags and based on your threat of additional movement, or are we going to be in a period where we're not going to know what's happening? I think if you look at if you just look at, I'll just point you to the forecast. So inflation is running, core PCE inflation is running at about 4.5%, a little higher than 4.5%, and the median FOMC participant thinks it'll go down to 3.9 on a 12-month basis. This is by the end of this year. So that's expecting pretty substantial progress. That's a pretty significant decline for half a year. So that's the forecast. We do try to be transparent in our reaction function. We're committed to getting inflation down, and that's the number one thing. So that's how I think about it. Let's go to Victoria. Victoria Guido with Politico. Could you talk about the balance sheet and how you're thinking about it? What are you looking for to judge whether we're approaching reserve scarcity, and is Treasury issuance going to affect that? Also, are you considering lowering the RRP rate in order to take some pressure off banks? So let me say, first of all, on the Treasury part of it, if I can talk about that, and then go back to the balance sheet. So on that, of course, we've been very focused on that for a couple of months, as everyone has. Treasury has laid out its borrowing plans publicly. I think I saw the Secretary's comments yesterday to the effect that Treasury has consulted widely with market participants about how to avoid market disruption, and that they're going to watch carefully for that. So that's from the Treasury, which actually sets the borrowings. At the Fed, we'll be monitoring market conditions carefully as the Treasury refills the TGA. The adjustment process is very likely to involve both a reduction in the RRP facility and also in reserves. It's really hard to say at the beginning of this which will be greater. We are starting at a very high level of reserves and still elevated RRP to take up, for that matter. So we don't think reserves are likely to become scarce in the near term or even over the course of the year. So that's the Treasury part of the answer. We will, of course, continue to monitor conditions in money markets, and we're prepared to make adjustments to make sure that monetary policy transmission works. Was there another part of your question? Yeah. What are you considering lowering the RRP rate to help take some pressure off banks? So we have a number of. I would say the RRP doesn't look like it's pulling money out of the banking system. It's actually been shrinking here lately. So I don't think that's not something we've thought about a lot over time. It doesn't really look like that's something we would do. I think it's a tool that we have. If we want to use it, we can. There are other tools we can use to address money market issues, but I wouldn't say that that's something that's likely that we would do in the near term. Janelle Marte with Bloomberg. Have you seen sufficient cooling in the housing market to bring inflation down? For example, how does the recent rebound affect your forecast, and how does it factor into monetary policy? So certainly housing, very interest sensitive, and it's the first place really, or one of the first places that's either helped by low rates or that is held back by higher rates. And we certainly saw that over the course of the last year. We now see housing putting in a bottom and maybe even moving up a little bit. We're watching that situation carefully. I do think we will see rents and house prices filtering into
housing services inflation, and I don't see them coming up quickly. I do see them kind of wandering around at a relatively low level now, and that's appropriate. Do you think you'll have to target that with further rate increases? Well, I think we look at everything. We don't just look at housing. So I think, the way it works is individual participants sit in their offices all over the country and they write down their forecast, and including the most likely forecast, including the rate forecast, and then we send it in on Friday afternoon and we accumulate it and then we publish it for you. So that's how they do that. Well, I don't know that housing is itself going to be driving the rates picture, but it's part of it. Thank you for taking the question, Mr. Chairman. Edward Lawrence with Fox Business. So I want to go back to comments you made about in the past about unsustainable fiscal path. The CBO projects the federal deficit to be $2.8 trillion in 10 years. The CBO also says the federal debt will be $52 trillion by 2033. At what point do you talk more firmly with lawmakers about fiscal responsibility, because assuming monetary policy cannot handle alone the inflation or keep that inflation in check with the higher level spending? I don't do that. That's really not my job. We hope and expect that other policymakers will respect our independence on monetary policy, and we don't see ourselves as the judges of appropriate fiscal policy. I will say, and many of my predecessors have said, that we are on an unsustainable fiscal path, and that needs to be addressed over time. But I think trying to get into that with lawmakers would be kind of inappropriate, given our independence and our need to stick to our knitting. Is there any conversation then about the Federal Reserve financing some of that debt that we're seeing come down the pipe? No, under no circumstances. Courtney. Thanks for taking our questions, Chair Powell. So looking at the SEP, it looks like GDP for this year was raised significantly, your forecast for GDP this year. The unemployment rate, meanwhile, was pulled downward. And so should we take that as a sign that the committee is more confident about the prospects of a soft landing, at least as it relates to what you were expecting in March? I would just say it this way. I continue to think, and this really hasn't changed, that there is a path to getting inflation back down to 2% without having to see the kind of sharp downturn and large losses of employment that we've seen in so many past instances. It's possible. In a way, a strong labor market that gradually cools could aid that along. It could aid that along. But I guess I want to come back to the main thing, which is, though, simply this. We see the committee, as you can see from the SEP, the committee is completely unified in the need to get inflation down to 2%. And we'll do whatever it takes to get it down to 2% over time. That is our plan. And, we understand that allowing inflation to get entrenched in the U.S. economy is the thing that we cannot allow to happen for the benefit of today's workers and families and businesses, but also for the future. Getting price stability back and restored will benefit generations of people as long as it's sustained, and it really is the bedrock of the economy, and you should understand that is our top priority. Just a quick follow-up on that. I'm just a little confused because you said the committee will do whatever it takes to get inflation down over time. But when I look at the SEP, inflation is still projected to be elevated next year, but the Fed funds rate is lower than where it is now. Can you help me understand that? Sure. So, if you look 2 and 3 years out with the forecast, first of all, I wouldn't put too much weight on forecasts even 1 year out because they're so highly uncertain. But what they're showing is that as inflation comes down in the forecast, if you don't lower interest rates, then real rates are actually going up, right? So just to maintain a real rate, the nominal rate at that point, 2 years out, let's say, should come down just to maintain real rates. And actually, since we're probably going to, we're having real rates that are going to have to be meaningfully positive and significantly so for us to get inflation down. That probably means that certainly means that
it will be appropriate to cut rates at such time as inflation is coming down really significantly. And again, we're talking about a couple of years out. I think, as anyone can see, not a single person on the committee wrote down a rate cut this year, nor do I think it is at all likely to be appropriate if you think about it. Inflation has not really moved down. It has not so far reacted much to our existing rate hikes, and so we're going to have to keep at it. Julie. I'm sorry, thank you. Hi, Chapel, Julie Chavanas, AFP News Agency. The major report showed a rebound in May in black workers' unemployment. Is it consistent with the Fed's maximum employment mandate? Are you worried about that, about this rebound? So we are, of course, worried about there are long-standing differences in racial and ethnic groups across our labor market. That's a factor that we can't really address with our tools, but we do consider that when we're thinking about what constitutes maximum employment. It is for us a broad and inclusive goal, and so we do watch that. But remember, all unemployment, including black unemployment, has been bouncing around right near historic modern lows here. So we're still talking about, I mean, what is as strong a labor market as we've seen in a half century here in the United States. So overall unemployment of 3.7% is 0.3 higher than it was measured to be at the last a month ago, but still it's extraordinarily low, and so it's a very, very tight labor market. Megan. Thank you. I want to follow up first a little bit just on the rent question on housing. We heard Governor Waller talk about how, I'll back up, we haven't quite seen the slowdown in rents show up in CPI yet, and we did hear Governor Waller talk about how an uptick in housing might mean that there's not going to be as much relief coming, or a shorter bit of relief than we thought. Can you talk about how you're thinking about that and how that played into today's outcome? I wouldn't say that's as a factual matter, that's correct. We do need to see rents bottom out here, or at least stay quite low in terms of their increases, because we want inflation to come down, and rental is a very large part of the CPI, about a third. It's about half of that for the PCE, so it's important, and so it's something that we're watching very carefully. It's part of the overall picture. I wouldn't say it's the decisive part, but take a step back. What you see is look at core inflation over the past 6 months, a year. You're just not seeing a lot of progress, not the kind of progress we want to see, and it's hard to avoid that. And committee people in the committee, the median went up significantly, so that the median participant now thinks that core PCE inflation on a 12-month basis will be 3.9% this year. So once again, every year for the past 3 years, it's gone up over the course of the year, and it's doing that again. So we see that, and we see that inflation forecasts are coming in low again, and we see that tells us that we need to do more. And so that's why you see the SEP where it is. Could you also talk briefly about your outlook for wages, and given the recent slowdown in core services excluding housing, how far you think wages might need to fall in order to get inflation back in line? So wages will continue to increase. So what we're talking about is having wage increases still at a very strong level, but at a level that's consistent with 2% inflation over time. And so I think we've seen some progress. All of the major measures of wages have moved down from extremely elevated, not extremely, but highly elevated levels a year or so ago, and they're moving back down, but quite gradually. And we want to see that process continue gradually. Of course, I think it's great to see wage increases, particularly for people at the lower end of the income spectrum. But we want that as part of the process of getting inflation back down to 2%, which benefits everyone. I mean, inflation hurts those same people more than anyone else. People on a fixed income are hurt the worst and the fastest by high inflation. Greg. Thank you so much, Chair Powell. Greg Robb from MarketWatch. I just wondered if the committee has talked at all about
the labor market and there's strikes now in Hollywood, and now the United Auto Workers are talking about a possible strike. I mean, aren't workers, we have some workers have power now and are going to be seeking higher wages. Does that come up in your discussions? Thanks. So the topic of wages in the labor market and dynamics in the labor market is about as central a topic to our discussions as anything. I mean, it's very labor economics, and the labor market are utterly central. It's half of our mandate, so we spend a lot of time talking about that. I think there are structural issues that are really not for the Fed, and so we don't spend a lot of time, although we take notice of what's going on. But we're not involved in discussions or debates over strikes and things like that. But we look and we see what's going on, and we're making judgments about what it will take to get inflation down to 2% in the aggregate. And as I said, don't think that was about. Most folks would say now it wasn't really about wages at the beginning, and it's becoming more about that as we get into really service sector inflation, which is the part of the economy where we have seen the least progress. Let's go to Mark for the last question. Thank you, Mr. Chairman. Mark Hamrick with Bankrate. Wondering what your thoughts are now about systemic risk now that we're about 3 months past the failure of Silicon Valley Bank, and also specifically, what are the risks associated with commercial real estate as well as non-bank financials, and could you further elevate those risks with higher still rates, possibly for longer? So there'll be banks that have concentrations, and those banks will experience larger losses. So we're well aware of that. We're monitoring it carefully. It feels like something that will be around for some time, as opposed to something that will suddenly hit and work its way into systemic risk. In terms of non-bank financial sector, there's been a ton of work, and clearly in the pandemic, it really was the non-bank financial sector where issues really arose, and there's a lot of work going on with the administration, in particular, leading that to try to address issues in the treasury market and in all kinds of areas in the non-bank financial market. But our jurisdiction at the Fed is over banks, it's actually bank holding companies and some banks, so that's really our main focus. In terms of the events of March, as I mentioned earlier, we will be carefully monitoring that situation. Our job generally involves worrying about a lot of things that may go wrong, and that would include the banks. It might be hard for me to identify something that we don't worry about rather than that we do worry about. So we're watching those things very carefully. And as we see things unfold, as we see what's happening with credit conditions and also all the individual banks that are out there, we'll be able to take, to the extent it's appropriate, we can take, if there are macroeconomic implications, we can take that into account in our rate setting. And so I guess that's what I would say. Follow up on the last part, that do you risk further exacerbating those issues if you get up to another 50 basis points? So that's, and I guess I meant to address that by saying, as we watch, we'll see what's happening, and if we're seeing the kind of tightening of conditions that you could be referring to, then we can factor that, because really we use our rate tool it really has macroeconomic purposes, so we'll take that into account. Of course, we have responsibility for financial stability as well, and that also is a factor that we're always going to be considering. Thank you very much. चलो भैया, खेल ख़त्म पावेल का। सुनी वही कमेंट्री सबने? क्या लगा कमेंट्री सुन के? कनेक्टेड है ना यार? बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा था, ये कनेक्टेड है।
ठीक है, अपन ज़रा अपने मार्केट के बारे में बात करेंगे, बट आपके कमेंट्स पढ़ लेता हूँ। क्या लगा भाई आपको पॉवेल की कमेंट्री सुन के? एक दो क्वेश्चन कुछ इंटरेस्टिंग पूछे गए, है ना, जिसको फिर से घुमा दिया। S&P में डेली पे डोजी बन रही है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट इज कंफ्यूज नाउ। US banks are negative. I guess they are affecting in positive rate hikes. रेट कट का तो मना कर दिया पावल अंकल ने, है ना, जबकि जो फ्यूचर्स मार्केट है, बॉन्ड मार्केट यूएस का, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सितंबर में रेट कट होगा। तो देखते हैं यहाँ से क्लोजिंग तक। अब तो ठीक है, कल से ही ट्रेंड शुरू होगा, अभी रेंज में ही रखा है, कुछ खास अब नहीं, 1 पॉइंट अप। दोनों एक तरह से नॉन इवेंट हो गए, बट एनीवेज SGX निफ्टी उतना कुछ बुलिश दिख नहीं रहा है ना, 18,800 के आसपास ही है। नैस्डैक तो डे हाई बना दिया था ना। डाउ सबसे वीक है। They can rate hike in mid 2023. Fat talking hawkish but acting dovish. पॉवेल अंकल यही बोल रहे हैं, भाई सब कंट्रोल में है, टेंशन मत लो, है ना। और इन्फ्लेशन को लेके मतलब 2% पे अड़े हुए हैं भैया, 2% ला के रहेंगे, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बोल दिया अभी। ठीक है, तो अब अगले इन्फ्लेशन डेटा के ऊपर है। जैसे ही अब इन्फ्लेशन अभी तो स्पीड से कम हुआ है अब, लेकिन यहाँ पर भी रुका रहा ना, या थोड़ा बहुत बढ़ के आने लगा, तो मार्केट जो है हिलने लगेगा। ठीक है, और दूसरी बात, मार्केट अभी तक बुलिश क्यों है इस रेट हाइक साइकिल में भी? जो पिछले रेट हाइक साइकिल थी और अभी की रेट हाइक साइकिल है, इसमें डिफरेंस ये है कि उस समय अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाते थे जब रेट हाइक्स होते थे, तो है ना। इस बार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े नहीं है, मतलब स्टेगनेंट है, वही 3.5 के आसपास। तो ये है कि जब जॉब्स डेटा नेगेटिव आने लगे तब रहेगा, है ना। एक बार ये देख लेते हैं अपना यील्ड कर्व। यील्ड कर्व और ज़्यादा इन्वर्ट हो गया है ना, मतलब अगली फेड मीट में भी रेट हाइक एक्सपेक्टेड है। कमेंट्री से तो ऐसे ही लग रहा है, बट देखते हैं ये टिकते हैं या नहीं। यहाँ पे देखो, ये हाथियों की लड़ाई हो रही है ना। ब्लैक रॉक, HDFC, मॉर्गन स्टैनली, सब ये यहाँ पे बड़े सेलर आए थे, है ना, बड़ी सेलिंग हुई थी। 11:30 से नीचे ले गए, फिर बड़े बायर आए, ऊपर ले गए, फिर ये जो सेलर हैं इन्होंने ऊपर जाने नहीं दिया, रोक लिया। अब ये इसी बॉक्स में जो जहाँ पे सेलिंग शुरू हुई थी यहीं घूम रहा है। By tomorrow option chain will decide expiry or same 1% up down possible. ऑप्शन चेन देखेंगे यार, कल का कल देखेंगे। कहीं एक साइड का ट्रेंड पकड़ना चाहिए मार्केट को ओपन होने के बाद, डिपेंडिंग ऑन कल एशियन मार्केट कैसे रिएक्ट करते हैं। अभी तक तो ये ऐसा नॉन इवेंट जैसा लग रहा है, बट हमने देखा है पहले भी FOMC पे 1-2 दिन बाद रिएक्ट करता है मार्केट। ठीक है, और हो सकता है रेंज में भी रख दें।
कनेक्टेड हैं भाई अभी? चलो एक निफ्टी का पोल हो जाए, पहले ये पोल एंड कर देता हूँ। इसमें बुलिश ही बोल रहे हैं भाई। हाँ ये तो पोल में बुलिश ही बोल रहे हैं सब, ठीक है। बट पावेल की स्पीच जिन लोगों ने सुनी हो, उसके बाद हो सकता है व्यू चेंज हुआ हो कुछ। कनेक्टेड है ना भाई? हाँ कनेक्टेड है। बैंक निफ्टी विल बी पॉजिटिव। मुझे तो यार नहीं लगता है ना कल का मार्केट हो सकता है ओपन ऊपर हो सकता है फ्लैट ओपन हो, लेकिन उसके बाद सेलिंग आनी चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं आई सेलिंग, स्पेशली बैंक निफ्टी में है ना, अगर बैंक निफ्टी बुलिश दिखता है या नीचे से बाउंस देता है बार बार, तो समझो फिर निफ्टी को 19,000 के ऊपर ले जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी जब तक बुलिश नहीं है तब तक ऊपर का सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब सेंस नहीं बनता। अपने ऑलरेडी रनअप दे चुका है मार्केट, है ना। और यूएस देखो अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से 10% नीचे है, हम अपने लाइफ टाइम हाई से 100 पॉइंट नीचे हैं। तो फ़र्क है ना। ऑलरेडी 10% आउट परफॉर्म कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। तो अब काम की बात करते हैं कि भैया पैसा कैसे बनाया जाए, ठीक है। काम की बात वही है। यार ये बार बार पता नहीं क्यों इस हफ्ते कुछ प्रॉब्लम हो ही रही है। अभी कनेक्टेड है ना? कनेक्टेड है ना भाई अभी? यार पता नहीं कुछ फ्लक्चुएशन ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। सब रीसेट मारना पड़ेगा एक बार लग रहा है। अभी कनेक्टेड है ना?
ठीक है, एक दो कुछ इम्पोर्टेंट बात करके फिर क्लोज करेंगे, बट कनेक्टेड है। चलो देखो भाई, पॉइंट यही है कि इस मार्केट में पैसा यार मैंने कैमरा ही डिस्कनेक्ट कर दिया इस बार, कैमरा डिस्कनेक्ट ही कर दिया, वायर वायर ही निकल दिए। अब बस मेरी आवाज़ आए और स्क्रीन दिखे और अब ना इंटरप्शन हो यार। मुझे लग रहा है कुछ अपग्रेड हुआ है इसका वर्जन और मैंने किया नहीं है OBS का। ठीक है यार, बहुत ध्यान से सुनो अभी, आई होप अब डिस्ट्रप्शन ना हो, है ना। देखो भाई, अगर हम यहाँ कहीं पर हैं, जैसे कि अभी मैंने चार्ट पे दिखाया है ना, कि एक टॉप बना है, बड़ा फॉल आया, रिसेशन रिसेशन सब लोग चिल्लाने लगे, मार्केट ने बहुत तेज बाउंस दिया ऊपर, और अब लोगों को लग रहा है कि नॉर्मलसी आ गई है मार्केट में, ना, रिटर्न टू नॉर्मल। अब हम इस नॉर्मल वाले फेज़ में यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, हमें नहीं पता है ना कितने और ऊपर जाएगा, हमें नहीं पता। ठीक है, ये S&P चार्ट की बात कर रहा हूँ, निफ्टी का थोड़ा डिफरेंट है इसमें, कि निफ्टी तो ऑल टाइम हाई भी लगा देगा अभी, है ना। बट यार फिर से हो गया क्या, कनेक्टेड है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये है कि अब हम कहाँ से घूमेंगे पता नहीं, है ना, नहीं पता। लेकिन ये कर सकते हैं कि हम अगले हफ्ते, इस हफ्ते, इस महीने के ट्रेड के चक्कर में, मतलब टाइमिंग के चक्कर में ना पड़ के थोड़ा दूर का पोजीशन ले लें। ठीक है, तो जब 16,900 अभी आया था, वहाँ पर सारी पोजीशन लगभग सब कुछ सितंबर में मैंने शिफ्ट कर दी थी, और अब दिसंबर में बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सितंबर में भी अच्छी खासी हैं, दिसंबर में भी अच्छी खासी हैं। ठीक है, क्योंकि जब ये टर्न होगी साइकिल, तो जो यहाँ बैठा है ना टाइम की साइकिल में आगे की तरफ, वही बनाएगा। और इस फेज़ में, या फिर अगर हम यहाँ पर हैं, तो ये सारे जो वीकली वीकली वाले हैं, ये सब साफ़ हो जाएंगे। देखो वीकली में भी क्या है, मैं लाइव आई थिंक दिसंबर से मार्च अप्रैल तक मैं लगातार रोज़ लाइव आया। अगर एक पुट ख़रीदा मैंने तो उसके अगेंस्ट में कॉल ख़रीदा, तो आप ये समझ लो 16,900 से कॉल में कितना बना लिया होगा। और अभी भी मेरे पास कॉल है, कल 19,000 आया है, मेरी तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो इस तरह से आप वीकली वगैरह मैनेज कर सकते हो आराम से। डेरिवेटिव्स में बहुत सारे टूल, लेकिन इतना डिसिप्लिन कहाँ होता है किसी में, सब में तो नहीं होता ना, इतना नॉलेज भी नहीं होती, और माइंडसेट ही बहुत लोगों का सट्टेबाजी का ही होता है। या तो एक तरफ बताओ भैया, या तो कॉल या पुट, दोनों नहीं चलेगा, है ना। रिस्क मैनेजमेंट नहीं, तुम तो जुआ बताओ। तो वो सब है ना, इसीलिए दुखी आत्मा बहुत मिल जाती हैं कि अरे रे रे, बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, अरे मेरा नंगा पुट। ठीक है, तो वो सब रहता है। तो जो समझदार लोग हो, ठीक है, सीधा पॉइंट है कि टाइम बाय कर लो, है ना। जब टर्न होगी साइकिल तो टाइमिंग की ज़रूरत नहीं। और अगर शॉर्ट टर्म, क्योंकि वीकली में भी बड़े ज़बरदस्त रिटर्न बनेंगे ना, जैसे ही मार्केट घूमेगा वीकली में बहुत तगड़े रिटर्न।
या कनेक्टेड हो गए हैं तो फिर से बता दो यार, है ना, पता नहीं क्या इशू हो रहा है। यार देखना पड़ेगा, कुछ रिसेट करना पड़ेगा कि इतना इशू कभी होता नहीं था, अभी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है यार, कहाँ था मैं? हाँ, कि इस मार्केट को टाइम दो, है ना। अभी मैंने चेंज करके देखा है, कुछ स्क्रीन ऑफ की है, तो जो मार्केट साइकोलॉजी वाला चार्ट है, ठीक है, उसमें आप देखो कि जो बंदा टाइम दे रहा है मार्केट को, उसको दिक्कत नहीं है ना, वो फंस जाएगा तो निकल भी बहुत बढ़िया तरीके से जाएगा। ठीक है, और दूसरा, अगर वीकली, इंट्राडे, मंथली जो भी कर रहे हैं तो विदाउट रिस्क मैनेजमेंट कुछ नहीं, क्योंकि आप देखो स्विंग मार्केट क्या कर रहा है 2 साल से, 18,000, फिर 16,000, फिर 18,000, फिर 16,000, फिर 18, 16, ऐसे ही है ना। एक जगह नहीं रह रहा है, एक आध हफ्ते टिक जाए एक जगह, 1-2 हफ्ते बड़ी बात है ना। तो ये है मेरी खुद की पोजीशन, 16,900 जब आया था, रिस्क मैनेजमेंट के लिए कॉल्स भी बाय किए, सितंबर में भी शिफ्ट कर दी काफ़ी पोजीशंस, और अब दिसंबर में बना रहा हूँ, है ना, कॉल्स से धीरे धीरे निकल के दिसंबर में बना रहा हूँ पोजीशन। और पवल ने जो भी बोला, ठीक है, बोल रहा है कि इन्फ्लेशन हमको करना ही करना है कंट्रोल, बट वो जो लड़की ने सवाल पूछा था कि आपका जो प्रोजेक्शन है उस अगले साल, उसमें इन्फ्लेशन आप बता रहे हो नीचे जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो आप और भी तेज़ी से कम कर रहे हो, तो इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने लगेगा, तो ये दोनों चीज़ साथ में कैसे, है ना। तो कुछ तो उसने घुमा फिरा के जवाब दिया, नहीं वो 1 साल का, पहली बात तो मैं इतना वेटेज ही नहीं देता, मार्केट इतना अनसर्टेन है ना, सीधा उसने बोला आई डोंट पुट टू मच वेट। तो उसे उसको सारे FOMC मेंबर्स जो हैं सबको पता है, जो स्टेट के फेड चेयरमैन हैं, कि जो 0% से 5% किया है, कुछ ना कुछ ज़रूर ब्रेक डाउन होगा मार्केट में, है ना। जैसे कि US बैंकिंग क्राइसिस आया, इसी तरह का कुछ डिफ़ॉल्ट या बैंक्रप्सी, इस तरह का कुछ हो सकता है ना। और सितंबर में जो फ्यूचर्स हैं बॉन्ड मार्केट के, फेड फंड रेट के, ये बता रहे हैं कि रेट कट सितंबर तक होना चाहिए, यानी कि और 1-2 महीने जो कॉरपोरेट्स हैं वो इस हाई इंटरेस्ट रेट का प्रेशर झेल पाएंगे, उसके बाद कुछ ना कुछ टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड मार्केट के फ्यूचर्स बता रहे हैं, पॉवल भले ही कुछ भी बोले। तो मार्केट है, अपने बहाने ढूंढ लेगा, है ना। बड़ा पैसा जो है यही है, 3 महीने 6 महीने दूर के ऑप्शंस में है। और वीकली वगैरह में करो तो भैया बहुत डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और 80-20 रूल फॉलो करो, है ना, जो मैंने मेंबर्स में समझाया है। ठीक है, नेकेड मेकेड करोगे तो फिर यहाँ आत्मा भटकती रहेगी चैनल पे कि अरे यार क्रैश तो आया नहीं यार, अरे मार्केट तो ऑल टाइम आ गया, अरे भाई तेरे से ज़्यादा कॉल रख के बैठे हैं यहाँ पे, है ना, नेकेड मेकेड थोड़ी करते हैं। तो इस तरह का है, तो या नेकेड पुट जो होंगे वो इस तरह के पूरे साफ हो जाएंगे। ठीक है, तो वीकली करोगे, ऊपर से नेकेड करोगे, तो क्या करेगा मार्केट, साफ करेगा ना। तो ये गलतियां मत करो, थोड़ा अच्छी चीज़ें टाइम लेती हैं ना। तो यही है, इस मार्केट में अभी क्या चल रहा है, S&P वहीं घूम रहा होगा थोड़ा बहुत, कल से ही रिएक्ट करेगा ना, ये बियरिश बायस के साथ ही ट्रेड कर रहा है S&P। US बैंक्स नीचे हैं, डाउ फ्यूचर्स नीचे है, नैस्डैक ज़रूर रैली की है, बट नैस्डैक आप देखो, नैस्डैक देखो आप,
अरे यार मैं अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा तो बढ़िया चल रहा है। मुझे लग रहा है स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना, उससे ही कुछ हो रहा है। तो ये मेरे को फिगर आउट करना पड़ेगा क्या है, देखता हूँ। बट S&P देखो नीचे आना शुरू हो गया अभी। पॉवेल की स्पीच हो गई, सब हो गया। स्पीच के दौरान ज़रूर ऊपर आया और मुझे लग रहा है कल से शुरू है नीचे की जर्नी। ठीक है भाई, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर ये वाले बॉलीवुड से भी ज़्यादा ड्रामेबाज लग रहे हैं। आत्मा भटकती रहेगी, टीम बोल रही है। मैं मजाक नहीं कर रहा, सही में आत्मा भटकती है लोगों की यहाँ पे। टीम ही बताती है ना। लाइव आए, पब्लिकली पूरी मेहनत की, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पुट ले रहे हैं तो एक कॉल भी ले रहे हैं, लेकिन वही रोना धोना चालू है। अरे मार्केट बढ़ गया, अरे मार्केट तो गिरता ही नहीं है, अरे फ्रस्ट्रेट हो गए। तो भाई एक पुट लिए तो कॉल ले लो ना यार। हाँ, थोड़े बहुत तो ले लो, तो ऑल टाइम हाई का मज़ा लोगे। लेकिन वही है यार, रिस्क मैनेजमेंट वाला एटीट्यूड ही कम लोगों में पसंद ही नहीं आता ना। एक तरफ ही खेलना है, तो एक तरफ बता यार, तुम तो एक तरफ बता दो, घर बार बेच के लगा दूंगा मैं। तो माइंडसेट ही नहीं है ना, क्या करें। और इस तरह का माइंडसेट इस मार्केट में, चलो एक ट्रेंडिंग मार्केट हो तो समझ में आया कि एक ही तरफ जा रहा है। अरे कब 18,000 से घूम के 16 आ जाता है 2 महीने में, फिर 16 से 18 2 महीने में, फिर 18 16 2, कहाँ लगे हुए है ना। तो ये सब लाइव करके, लाइव भी किया कि भैया पुट है तो कॉल भी है, तो ये आत्माएं तो भटकती रहेंगी। इसीलिए कुछ नहीं कर सकते थे। एक चीज़ मैंने सीखी है सोशल मीडिया पे, अगर आप भीड़ को स्मार्ट बनाना चाहोगे ना, तो भीड़ आपका ही कत्लेआम कर देगी। यहाँ पे ज़रूरी है कि लोग लॉस करें, है ना, भीड़ लॉस करे। ये मार्केट का प्रिंसिपल है, इसको छेड़ोगे तो तुम्हारी खुद की वाट लग जाएगी। तो मैं भैया भीड़ से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है, कम से कम लोग रहो। इसीलिए मैं तो पूरा फिल्टर टीम को बोलता हूँ, बिल्कुल मेरे को मतलब सब ब्लॉक ब्लॉक जितना कर सकते हो कर दो ना। सब्सक्राइबर वब्सक्राइब कोई मतलब नहीं है, सब ब्लॉक। 4 लोग रहें चैनल पे, लेकिन 4 मस्त बंदे रहें, है ना। ऐसा है, लेकिन ज़्यादातर लोग समझदार ही होते हैं, ये तो है। एटलीस्ट मेरे से जो कनेक्टेड हैं शुरू से। अब देखो 12,400 कुछ हाई था कोविड के पहले, है ना। कोविड की रैली मैंने बढ़िया राइड की, 8,000 से बढ़िया 11-12 हज़ार तक, है ना। वो तो लाइव ही था। उसके बाद ऑल टाइम हाई टच कर रहा था और ज़बरदस्त यूफोरिया था मार्केट में। तो वहाँ पे एक नॉर्मल सी बात है कि पुराने हाइस के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, अगर ऐसी वी शेप रैली दी है तो। वहाँ पे शॉर्ट किया था, लेकिन ये बोला था कि बबल है, कितने भी ऊपर जा सकता है। निफ्टी शॉर्ट तो बैंक निफ्टी लॉन्ग, बहुत लोगों ने बैंक निफ्टी खरीदा। अगर निफ्टी शॉर्ट किया तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगा दिया। बैंक निफ्टी 24,000 का 40,000 हो गया। तो जिन्होंने वो डिसिप्लिन रखा कि भाई एक शॉर्ट के साथ एक लॉन्ग भी रहे, उनके मज़े ही मज़े हैं। और जिन्होंने नहीं रखा उनका तो आ रहा है, तुम तो 12,000 से शॉर्ट हो, तुम तो 2,000 से शॉर्ट हो। ये सब दुखी आत्माएं बहुत रही है ना। तो एनीवेज, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने पैसे पे कंट्रोल रखो तो दिमाग सही चलेगा, है ना। नहीं तो ये रोना धोना ही चालू रहेगा। वाई मार्केट इज नॉट फॉलोइंग व्हेन क्लैश हैपनिंग इन मणिपुर। मणिपुर से क्या मतलब है यार। मार्केट यहाँ इस गवर्नमेंट के अंडर एक अलग सीन है। अब उस पर बोलूँगा तो पॉलिटिक्स में अंदर तक जाना पड़ेगा। बट अदानी के मुद्दे से जो है, जो भी अभी तक ट्रेडिंग कम्युनिटी ने जाना समझा, आप समझ जाओ कि क्या चल रहा है स्टॉक मार्केट में। ₹44,000 सी डुबा देगा शायद। 2 लॉट BTST लिया था क्लोजिंग पर भाई, 44,000 का कॉल लिया था
तो भाई एक आध पुट ले लेते यार, हैं 40,000 का पुट ही ले लेते तो नींद अच्छी आती है, ठीक है। तो 2 लॉट लिया था, एक पुट ले लेते, 1 लॉट पुट का। नेकेड मत करो यार, या तो नेट शॉर्ट रहो या नेट लॉन्ग, है ना, बहुत समझदारी से ट्रेड करो। वीकली में पूरा पैसा साफ कर देगा मार्केट, वो भी नेकेड में। So I want to ask you, is this sector rotation currently going on in market? Banks down, Nifty अब बिल्कुल भाई, क्या चल रहा है कोविड से, देखो आप IT इंडेक्स लगभग 4 गुना हो गया, ठीक है, कोविड के लॉस से जनवरी 2022 तक। जनवरी 2022 में जो IT इंडेक्स क्रैश होना शुरू हुआ, ठीक है, 30-40%, मतलब ज़्यादातर IT स्टॉक आधे हो गए, विप्रो हुए, है ना, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस 50-60 कितना 30%, 40% के आसपास, TCS थोड़ा कम गिरा, जो भी है, मतलब IT सेक्टर में जम के सेलिंग हुई क्योंकि बहुत बढ़ गए थे। इसी तरह बैंक सब, उसके बाद बैंक तब उतने नहीं बढ़ रहे थे, है ना, इसलिए मैं जब 12,000 था निफ्टी तब बोलता था निफ्टी शॉर्ट है तो बैंक निफ्टी लॉन्ग, कि बैंक निफ्टी चला ही नहीं था। उसके बाद से बैंक निफ्टी ने दौड़ लगाना शुरू की तो ये लगभग 45,000 आ गया। तो सेक्टर रोटेशन ही चल रहा है ना, और इंडेक्स को लाइफ टाइम हाई के पास ही रख रहे हैं, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ग्लोबली यही कहानी है, ठीक है। आज पिछले 2-3 दिन से देखो सिर्फ रिलायंस को चढ़ा के रखा, है ना, रिलायंस और 1-2 और एक्सिस बैंक वगैरह, HDFC ट्विंस, इनको पकड़ के रखा है, बस मार्केट रेंज में है। तो सेक्टर रोटेशन ही चल रहा है अभी। से बताओ कि हेजिंग की पोजीशन काटनी कब होती है, ये तो लाइव मार्केट में डिसाइड होता है भैया ना। तो आज सुबह 18,750 के आसपास 18,700 में पूरा प्रॉफिट बुक, 18,800 में पूरा प्रॉफिट बुक। अब मैं चाह ये रहा था कि आज थोड़ा नीचे क्लोज होता मार्केट तो 18,800 कॉल सस्ते दामों पर मिल जाते, लेकिन मैं 20-25 रुपये के आसपास लेके गया हूँ 18,800 कॉल, जो कल मुझे लग रहा है शायद 5-10 मिलेंगे, बेच दूँगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉस ले लेंगे उसमें, पुट चल जाए, मेन ये है, पुट पड़े हुए हैं 18,800 के भी हैं, 750 के भी हैं, ठीक है। लेकिन मैं बता रहा हूँ मेरी जो मेजर पोजीशन है वो सितंबर और दिसंबर, ठीक है, वही देंगे अल्टीमेटली, सब साफ हो जाएंगे। पैसा कैसे बनना है, बड़ा सिंपल है, और लेकिन उसके लिए बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ा वैसे ही लोग बना पाएंगे जो थोड़ा दूर का सोचते हैं लेकिन बड़ा सोचते हैं। मैं कोई रोज़ की चिंदी चोरी नहीं करनी, दूर का बड़ा, है ना, ऐसा बनाओ प्रॉफिट के साला रोज़ रोज़ की झिकझिक की ज़रूरत ना पड़े। और इंट्राडे वीकली ट्रेडिंग में कैपिटल का बहुत छोटा हिस्सा लगाया जाता है ना, बहुत ही, शायद कैपिटल का 10-20%, इससे ज़्यादा नहीं, लेकिन लोगों के पास है ही नहीं। अब 10-15-20 हज़ार रुपये का लेके घूमते हैं, या 50,000, अब वो 10,000 के कॉल ले लिए या पुट ले लिए, जो भी है, 10 का 15 हो गया, 20,000 हो गया, डबल हो गया मान लो। फिर यूट्यूब पर ढूंढते फिर रहे हैं सारे बड़े बड़े लोग सबको कि किसको गाली दूं, देखो मैंने प्रॉफिट बना लिया मैंने, है ना। तो ये सब है। तो वीकली में ज़्यादा नहीं है ना, वीकली इंट्राडे अभी तक तो ये मार्केट ऐसा कुछ भी साइंस नहीं दिखा रहा है कि वीकली में कुछ बड़ी पोजीशन ली जाए या इंट्राडे में कुछ बड़ी, कोई मतलब नहीं है। कॉल्स में कहाँ प्रॉफिट बुक करना है वो है अभी, पुट का जब टाइम आएगा वीकली का तो मैं बता दूंगा ना मेंबर्स में, तो एटलीस्ट, या हुआ तो पब्लिक भी, अभी तो नहीं है भाई, ठीक है। तो बड़ा पैसा थोड़ा दूर ही है। इन्फ्लेशन लगता 2% पे ला पाएंगे, नहीं लगता 2% पर ला पाएंगे, 4% पे रहेगी, और इंटरेस्ट रेट 4% पे रहेगी। इंटरेस्ट रेट 4% ऐसा लग रहा है, नॉट गुड फॉर बैंक्स, स्पेशली US बैंक्स। पॉइंट तो है भाई आपकी बातों में, 4% से 2% की जर्नी बहुत भारी है ना, बहुत भारी है, और इतनी आसानी से नहीं आने वाला, ठीक है। और दूसरा ये कि अनएम्प्लॉयमेंट जब तक नहीं बढ़ रहा
तब तक इन्फ्लेशन क्यों गिरेगा? सबके हाथ में पैसा है, सबकी सैलरी आ रही है, बढ़िया मस्त सैलरी बढ़ रही है, तो फिर क्यों गिरेगा इन्फ्लेशन, है ना? बस मुझे चांसेस ये बहुत ज़्यादा है कि यूएस बैंकिंग क्राइसिस हुआ, इसी तरह का कुछ डिफ़ॉल्ट, कोई ना कोई कॉर्पोरेट टूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि उनके लिए 0 से 5% मतलब बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड मूव है वो। ले ऑफ्स वगैरह तो हो ही रहे हैं, मैनेजमेंट चल रहा है बस, लेकिन अंदर अंदर क्या चलता है ना, ये अचानक से ही फटता है सब, जैसे कि लीमन फटा था 2008 में। निफ्टी 18,550 पी भाई, आउट द मनी पुट मुट क्यों ले रहे हो यार, ज़ीरो कराओगे तो लोग यार, क्रैश बोलते हो, आता ही नहीं है ना? तो दूर के पुट ले लोगे 18,000 के, 18,500 के, मेरे ऊपर टोपी डाल दोगे क्रैश बोलते हो, क्रैश आता नहीं है। अब भाई मैं क्रैश बोलता हूँ तो तुम पुट खरीद लोगे क्या अपना घर मर बेच के? ऐसे मत करो यार, वो भी दूर का, तो ये गलत है ना, ये सट्टेबाजी है दूर के पुट लेना। और किसी के बोलने से अपना पैसा लगा देना, क्यों लगा रहे हो भाई? मुझे क्या पता कब आएगा, मैं तो अपना एक मैक्रो स्टडी शेयर कर रहा हूँ भाई, यील्ड कर्व्स इन्वर्टेड हैं, है ना, रेट्स साइकिल चेंज होने वाला है सब, तो अभी इसमें कितना टाइम लग सकता है किसको पता है यार। मैं तो खुद लाइव आया 4 महीने फ्री ऑफ कॉस्ट भाई, कि भाई देखो यार, रिस्क मैनेजमेंट मस्ट है, पुट लिया है तो एक कॉल लेके जा रहा हूँ, तो आप, लेकिन वही आदत पड़ी हुई है, दूर का पुट ले लिया आउट द मनी, और फिर टोपी डाल रहे हैं इसके सर उसके सर, तुम्हारे वजह से तुम्हारे वजह से तुम्हारे वजह से। ऐसा मत करो यार, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है ना, खुद का ही नुकसान करते हो। अपने फाइनेंस के प्रति सिंसियर रहो यार। कल 200 पॉइंट गिर भी गया मान लो, निफ्टी बता रहा हूँ, तो 18,550 का पुट क्या होना है, ज़ीरो। तो ऐसे क्यों ले रहे हो? सर सब जून पोजीशन हैवी रेड बैच के आगे मूव करें एटसेट्रा। भाई जून में कॉल्स ने इतने दे दिए, अगर आपने कॉल्स लिए थे 16,900 पर, जो मैं रोज़ पोस्ट करता था भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने लिए होंगे तो आपको जून के पुट, चलो भाई सोते हैं, है ना? कल मिलते हैं, मेंबर्स लाइव आता हूँ, देखता हूँ कैसा चलता है मार्केट। कल एक्सपायरी भी है, तो खुद के भी काफ़ी कुछ ट्रेड्स मैनेज करने होंगे, है ना, बट कोशिश करता हूँ जितने जल्दी आ सकूँ। कुछ एक साइड तो मूव आना चाहिए ना, ये अच्छा रहेगा कि ऊपर ओपन हो और वहाँ से सेलिंग आए। तो 18,800 के कुछ कॉल्स पड़े हैं, उनसे भी जितना मिल जाए हमें उतना अच्छा है, इसके बाद देखेंगे कुछ फ्रेश अपॉर्चुनिटी। सर एंजल में अगस्त तक ही देता है भाई, मैं तो एंजल में नहीं करता, इस वजह से मेरे को रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट पूरा चाहिए, मेरे को जो ऑप्शन ख़रीदना है, ठीक है, ब्रोकर की तरफ से रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। तो मैं वेंचरा यूज़ करता हूँ, टीम चाहो तो वेंचरा की लिंक दे दो, या आप मेल कर दो इनको या लिंक ही दे दो यार, बेटर रहेगा, ठीक है। तो उसमें वेंचर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 2024 का बाय करो तुम, तो 2025 का मिल रहा है तो 2025 का बाय करो, कोई इशू नहीं है ना? तो ऐसा ही होना चाहिए।